મિત્રો અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતર્ગત. આજે આપણી સાથે પत्रकार जगत નું એક એવું નામ पुण्य प्रसून बाजपेयी जी. बाजपेयी जी आपका स्वागत है. क्या अच्छा लगता है पुण्य प्रसून बोले या क्योंकि पेट नहीं होगा इतना लंबा नाम बोलने में मेरे हिसाब से सबको दिक्कत होती होगी कि क्या कहते हैं लोग, मतलब पुण्य प्रसून जी कहते हैं, बाजपेयी जी कहते हैं या कोई एक सा स्पेशल नाम है जो ज्यादातर यूज करते हैं जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है. कलयुग है, पुण्य तो कोई कहेगा नहीं. ओके प्रसून सुबह पे चढ़ जाता है जल्दी. ओके सो प्रसून जी करके बुलाते हैं. प्रसून और वाजपेयी एक इस देश में ऐसा नाम है, हर की जुबान पे रहेगा ही, चाहे अनचाहे. ओके नाम के पीछे भी एक कहानी होती है और लड़का जब बड़ा होता है ना तब पूछता है कि यार ये नाम किसने लगाया, क्योंकि जब नाम थोड़ा हटके होता है तब तो ये भी मेरे हिसाब से पीछे कुछ कहानी होगी. बड़ा मुश्किल सवाल है. कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, पुराने दौर के लोग जो थे वो नाम के साथ बहुत सारी स्थितियों को जोड़ते थे. प्रसून जो है वो फूल होता है और कुसुम भी फूल होता है. माता का नाम कुसुम. तो पिताजी ने एक तो हम लोग तीन भाई, तो तीनों भाइयों के बीच में प्रसून शब्द आ गया हर के साथ. और नाम बाकी एक पुण्य है, दूसरा प्रिय है, तीसरे भाई प्रणय है. तो पुण्य, प्रिय और प्रणय प्रसून सब में है, वाजपेयी भी सब में है. तो प्रसून जी पत्रकारिता का ये फील्ड चूज करना, मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा जनरेशन अभी आई है कि जिनका टारगेट होता है कि मुझे तो पत्रकारिता ही करनी है. ग्रेजुएशन खत्म होता है या तो 12th में होता है तब से बंदा शायद डिसाइड करता है. मेरे हिसाब से आप में क्या स्टोरी थी कि आप पत्रकारिता जगत में आए? क्या किसी को किसी मिशन लेके आए थे, किसी को अपना आइडल देखा था उसमें से आए, या बस ऐसे फ्लूक हुआ? नहीं, नौकरी नहीं करनी है ये शुरू से था. नौकरी नहीं करनी है. और जो वातावरण था उसमें बचपन से इस देश के तमाम बड़े संपादक कहें या जो भी कहें, वो सभी को बचपन से देखा है. चूंकि पिताजी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थे. इमरजेंसी के दौर में उनका ट्रांसफ़र बिहार कर दिया गया. जेपी उस समय बिहार में थे, जेपी आंदोलन चल रहा था. तो बिहार पे इंदिरा गांधी की बड़ी पैनी नज़र थी. हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 4th 5th में रहे होंगे, लेकिन सब चीज़ बहुत नज़दीक से देख रहे थे. पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे थे, पत्रकारों को देखते थे, जो भी अखबार के संपादक थे सभी का आना जाना था, सारी चीज़ थी. तो मेरे ख्याल से एक भाव, ये एक स्वतंत्र वाला भाव बड़ा ज़्यादा था जहन में. तो नौकरी कभी किए नहीं और जर्नलिज्म को भी नौकरी मानी नहीं. प्रसून जी आपने बताया कि ये जॉब कभी समझा ही नहीं, बस एक जुनून होता है कि कुछ नया देना है, सही जो है लोगों के सामने रखना है, और शायद वो चीज जो कम लोगों को मालूम या तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हर पत्रकार में एक जुनून होता है कि ऐसी चीज मैं बताऊं, मेरी स्पेशल स्टोरी हो ताकि सब लोगों का ध्यान वहीं पे जाए. कीमत चुकानी पड़ी होगी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट ऐसे बंदे को कंट्रोल करना. इसीलिए शायद सहारा, जी, एनडीटीवी, आज तक, फिर से आज तक, ये जिगजैग वाला रूट जो है. तो मेरा सीधा सवाल है आपको, लोग ना कहते थे या आप ना बोल के निकल जाते थे कि नहीं सॉरी बस अभी बहुत हो गया, कुछ इससे ज्यादा दायरे में मैं नहीं कर सकता काम? हम ही ने ना कहा है. और कीमत चुकाना शब्द हमको लगता है ठीक नहीं है. हमने पाया है, हमने खोया नहीं है कुछ भी. जब आज तक चैनल शुरू हो रहा था, कल्पना कीजिए 2000 में चले जाइए लौट के, हिंदुस्तान में चैनल शुरू ही हुए थे. जी एक आ रहा था और आज तक शुरू हो रहा था. उस पीरियड में हमने सोचा कि न्यूज़ चैनल को खड़ा करना है तो कैसे खड़ा किया जाए. संयोग से गुजरात में भूकंप आया था, चैनल उसके साथ शुरू होता है. लेकिन अगर भूकंप ना आया होता तो क्या होता? भूकंप तो सबके लिए था, भूकंप आया और सबने कवर किया. हमने बिना सोचे समझे हम पाकिस्तान चले गए और हमने कहा कि देश का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है उसका इंटरव्यू करना चाहिए. और कोई परिचय नहीं, कहीं कुछ नहीं, कभी पाकिस्तान नहीं गए, और हम चले भी गए वैसी जगह पे जहां पे लोग नहीं जाते हैं और आज की तारीख में भी नहीं जा सकते, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में. वहां हम चले गए. और जो लश्कर तोयबा का चीफ है हाफिज सईद, जिसने आज तक टेलीविजन पे इंटरव्यू दुनिया में उस वक्त किसी को नहीं दिया था, हमसे 6 घंटे इंट्रोगेशन हुआ
और हमने उसका इंटरव्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बहुत बार आई। तो हमें लगता है कि हम लोग पाने और खोने की स्थिति में नहीं थे, सेटिस्फेक्शन की स्थिति में रहते हैं। क्या सेटिस्फाई करता है, क्योंकि बड़ी छोटी सी जरूरत है, आज भी कोई जरूरत ज्यादा है नहीं जिंदगी में। हम लोग की कीमत हो सकता है संस्थान लगाता हो जो पेमेंट कर देता हो। हमको सहारा में जितना मिलने का ऑफर था जब हम आज तक छोड़ रहे थे तो सहारा बहुत नीचे था। हमने उनसे कहा था 1 रुपए ज्यादा लूंगा जो यहां मिल रहा है, और 1 रुपए ज्यादा पर ही गए थे। जब वहां से निकल कर आए तो जी ने कहा उतना भी नहीं देंगे। हमने बोला नहीं चाहिए। वहां और कम में काम किया। फिर आज तक आए, आज तक में फिर इनकी जो अपनी रैंकिंग थी फिर उन्होंने दिया। हमको इसमें कोई आपत्ति, मतलब फ्रीडम की वजह से ये, यस एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से ये बात वहीं पे आके अटकती है। एक स्वतंत्रता अगर पत्रकार को मिल जाए तो हमको लगता है उससे बड़ी पूंजी कुछ होती नहीं है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बताया गया ना, एक निजी क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रोग्राम इसी के लिए जाना जाता है। आपने बताया कि सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे कुछ अंदर से है, जुनून है। जैसे आपने बताया कि ये किसी ने नहीं किया, बहुत प्राउडली आप बता रहे हो कि ये किसी ने नहीं किया। ऑफिस के साथ 6 घंटे मैंने इंट्रोगेशन किया। नहीं, मेरा इंट्रोगेशन हुआ। आपका इंट्रोगेशन हुआ, आपने इंटरव्यू किया, 2 बार किया, 1 बार नहीं 2 बार किया। बहुत मजे से बात कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे आपको तो सुकून मिला, आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इसके पीछे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी बहुत किया होगा फैमिली ने। कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोग जब पीओके में इंटरव्यू ले रहे थे तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी थे। अशरफ वानी कश्मीर से आते हैं। आपको जान के हैरत होगा कि हम लोग पहुंचे थे और हमें पहली धमकी मिली थी, चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। और टेलीफोन उस समय जो भी था, टेलीफोन से बात नहीं कर सकते थे घर से। ऐसे बहुत मौके आते हैं जब थ्रेट तो रहता है। और हमें जहाँ तक याद आता है कि फैमिली के भीतर की चिंता जो थी, कई मौके पर ऐसी आई कि उनको लगता था यार क्या कर रहा है ये। कई बार बोला भी होगा कि प्लीज छोड़ दो यार, ये बहुत हो गया अभी इससे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी पत्नी जो है वो खुद एक्टिविस्ट रही है, तो वहीं पे हम आएंगे। ये बड़ा अजीबोगरीब है कि आर्यंस और द्रविड़ एक साथ मिल गए और नागपुर के अखबारों में इसमें एडिटोरियल लिखना पड़ा। उस समय महाराष्ट्र टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा था हम लोग के विवाह को लेकर भी। तो वो एक अलग है। वो एक एक्चुअली आप जब उस मेंटल एस्पेक्ट में होते हैं तो आप फिर वैसा ही जीवन साथी खोजते हैं। बच्चों की ट्रेनिंग भी वैसी हो जाती है उस परिवेश में, समझ जाते हैं कि, लेकिन ठीक है। प्रेशर की मैं बात करता हूं क्योंकि आपने बताया कि प्रेशर आप झेल नहीं सकते, आप क्विट कर लेते हो, नहीं पसंद आया छोड़ दिया, मैं इसी माहौल में रह के मैं अपना फाइट नहीं करूंगा। आप अपना दुनिया अपने पास रखिए, मैं आता हूँ वही पे आता हूँ। आप छोड़ के कहीं चले जाते हैं, वहां पे रहना है मुझे, मैं बात कहूंगा ही कहूंगा। मेरे दिमाग में जो है मेरा प्लान है, मेरा आइडिया है, वो स्टोरीज में करूंगा ही करूंगा। मेरा सीधा सवाल आपको ये है, प्रेशर की बात करते हो, पॉलिटिकल पार्टीज मैनेजमेंट पे प्रेशर करते हो और मैनेजमेंट आप पे करता है, ऐसे भी कई बार हादसे हुए होंगे। व्हाट वाज द रीजन एंड क्या उसका परिणाम क्या है? अगेन वही क्विट, छोड़ देना है? नहीं, प्रेशर करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस प्रेशर से ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप जिस संस्थान में कर रहे हैं काम, उसकी जरूरत क्या है। संयोग से आज तक में अभी जो है तो इंडिया टुडे ग्रुप पे हमने जो छोड़ा था वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ा था। उस समय सांप सीढ़ी भूत ऊत दिखाने लगा था जिसका हम बहुत विरोध करते थे। याद कीजिए 2007 में क्या हो रहा था। उससे पहले भी छोड़ा था हमने। उस समय इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम लोग के लिए प्रणव राय जो थे वो एक पायनियर की तरह थे और उन्होंने ऑफर किया कि आके आप हिंदी चैनल निकालिए एनडीटीवी का। तो दिवांग थे, हम थे, दिवांग ने, हम लोग की सहमति बनी आपस में। उसने बोला यार चलते एक नया चैनल निकालते हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात है, यहाँ निकाल लिया हम लोग। 2 साल हो गए और 2003 में हम तुरंत निकल के चले गए। वहां जाके निकाला हमने, फिर से एक एनडीटीवी को खड़ा किया, फिर यहाँ आए। और प्रेशर बड़ा अजीबोगरीब है प्रेशर की वजह से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में प्रेशर है, लेकिन देखिए हमने छोड़ा नहीं है और हम स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब समझिए क्या है। अभी तो शुरू हुआ है ये दौर, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में ये जो आप बता रहे हो कि एडिटर्स का ये जो फोकस्ड है
वो कहीं फोकस इसी मामले में रहेगा? आने वाले दिनों में कहेंगे कि प्रसून जी यार ये सब ठीक है आपका, ये जो खेत पेत वाली जो मजदूरों की बात बता रहे हो, आपको अच्छा लगता होगा, घर बैठ के आराम से करिए, अपना यूट्यूब चैनल निकालिए, जो करना है करिए, इस चैनल में रहना है तो प्लीज जो हमें टीआरपी मिलती, ऐसा माहौल आने के चांसेस कितने देख रहे हो आप? नहीं, दोनों ही तरफ से है। जिन संस्थानों के धंधे दूसरे हैं वो डाइल्यूट हुए हैं, वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की ये खासियत है कि अगर आप ईमानदार हैं, और मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कह लीजिए। हमको लगता है वो क्रेडिबिलिटी ही पत्रकार को पत्रकार बनाती है और संस्थान को संस्थान बनाती है। तो पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमको लगता है जर्नलिस्ट की जो रेखा होती है वो जर्नलिस्ट ही रहेगा। वो नौकरी करने लगे, मीडिया कर्मी हो जाए, हम उनकी बात नहीं करते, हम जर्नलिस्टों का जिक्र करते हैं बार बार। और अच्छे जर्नलिस्टों की जरूरत इस देश में सत्ता को भी रही है। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर हमने इतना क्रिटिसाइज किया था, मनमोहन सिंह को बुलाना पड़ा था और उसके 6 डायरेक्टर्स बैठ के हमसे पूछ रहे थे कि क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी। अलग मसला है क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सवाल है वो दौर हमने वो भी देखा है, इसमें क्या है। हमने तो जब आपसे जिक्र किया कि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने पिता का ट्रांसफर करवा दिया था, बिहार भेज दिया था, हम उस दौर से दबाव को देख रहे थे। बालमन जरूर था, लेकिन स्थितियों को तो हमने उस दौर से देखा है, इमरजेंसी के दौर से कॉन्शियस रहे हैं। हमें लगता है कि जर्नलिस्ट जो है वो हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि साधनों का विस्तार और टेक्नोलॉजी का विस्तार ऐसा हो गया है कि नेता लोग नहीं पहुंच सकते हैं जो मीडिया पहुंच सकता है। इसीलिए पैरेलल में कह सकते हैं सोशल मीडिया डेवलप हुआ है। सोशल मीडिया अपने लिहाज से काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया अनएडिटेड है, अनगाइडेड है, उसके ऊपर साख आपकी नहीं होगी। लेकिन सवाल है जब मेन स्ट्रीम में साख नहीं रहेगी तो फिर आप भी तो सोशल मीडिया हो जाओगे, लेकिन फिर जरूरत पड़ेगी। यही एक प्रोसेस है जो मथ रहा है सोसाइटी को भी और शायद इस माध्यम को भी। प्रसून जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बारे में बहुत अलग अलग राय आ रही है। क्या पढ़ाई किया, नहीं क्या क्या पढ़ाई किया? क्योंकि ज्यादातर देखते हो क्या आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि जहां जहां हमने देखा है, लोगों से बात हुई है, क्या था, कहां से पढ़ाई शुरू हुई और कहां तक खत्म की? पढ़ाई अभी तो चालू ही होगी, लोगों के बीच में रहे तो रहते हैं। हम केंद्रीय विद्यालय में थे, सेंट्रल स्कूल, सरकारी स्कूल जो होता है, और हम प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, इससे हम सदा खुद ही मुक्त रहे। मेरे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में एक पढ़ता ही है, एक निकला है वहां से पास हो गया, इंजीनियरिंग कर रहा है। तो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, और इस दौर में भी हमने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही रखा है। तो केंद्रीय विद्यालय से निकले पटना साइंस कॉलेज में, साइंस आईएससी की उस समय 10+2+3 फर्स्ट वो था, पहला बैच था। पटना साइंस कॉलेज में गए, साइंस में मन नहीं लगा, वहाँ से निकले, फिर बीएन कॉलेज में आ गए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ली, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हुए। वहाँ से निकले, सोचे कुछ फिल्म बनाई जाए, जामिया में आए, जामिया में मन नहीं लगा, 2 महीने में जामिया छोड़ दिया। फिर लगा नहीं, काम तो जरा पॉलिटिकल इकोनॉमी में रुचि जागी हुई थी, तो फिर जेएनयू आ गए। जेएनयू में पढ़ते पढ़ते उसमें भी मन उब गया इन द सेंस कि वो टर्म भी हमने पूरा नहीं किया, 3 से 4 महीने। चूंकि हमारा घर जो था दिल्ली में, वो जेएनयू डाउन कैंपस के ठीक सामने था, सेक्टर 3, उस समय डाउन कैंपस भी था, अब तो वो खत्म हो गया है। उस समय जेएनयू का नीचे तो उस ठीक सामने हमारा घर था, तो हमारे लिए उचित था। तो जामिया मिलिया में एक्चुअल में जब इंटरव्यू लिया जा रहा था एडमिशन के लिए, उस समय वहां पर वीसी हुआ करते थे अगवानी साहब जेएनयू के। उन्होंने हमारे इंटरव्यू लेने के दौरान ही कह दिया कि आप यहाँ पर ज्यादा दिन टिकोगे नहीं जामिया में, और आपको ना मन लगे तो जेएनयू आ जाना। तो वो भी एक अजीबोगरीब है, हमारा एडमिशन कैसे हुआ। उन्होंने खुद प्रयास किया, हमारा घर बिल्कुल सामने था, तो टहलते वहलते उनके पास गए, बोले छोड़ दिए, हमने बोले छोड़ दिए, बोले आ जाओ। फिर वहां पर लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी, दिल्ली में अकेलापन रहता है लोगों को, और उसी समय फिर नागपुर में शुरू हुआ, तो हम नागपुर यूनिवर्सिटी आ गए, नागपुर में अखबार निकालने आ गए। लेकिन अभी हमने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया था और पढ़ने की इच्छा लगातार थी, तो नागपुर यूनिवर्सिटी से फिर हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई शुरू की, वहां से एमए की परीक्षा पास की, फिर वहां पर वो भी पास कर लिए। फिर लगा अभी लाइब्रेरी में बैठने की स्थिति रहनी चाहिए, फिर वहां से मास कम्युनिकेशन का ब्रांच खुला, हम उसमें एडमिशन ले लिए। तो इधर अखबार निकालते थे, इधर पढ़ाई भी करते थे।
अपने बूते था कि अब घर से पैसा नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, ये सब फिलॉसफी रहती थी उस दौर में भी। तो फिर वो मास कम्युनिकेशन भी किया हमने, और पढ़ाई की, वो पढ़ाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको एक लगातार लाइब्रेरी की जरूरत होती है कि अपने आप को अपडेट करना या करें क्या। या सही बात है। हम ज्यादा किसी के साथ बैठ नहीं पाते हैं कि आप हमसे कहोगे नेताओं के साथ बैठ जाए, हम सवाल ही नहीं है। आप कहोगे कॉर्पोरेट, हम बैठ ही नहीं सकते हैं। आज तक हम कभी किसी के साथ नहीं बैठते हैं। हम घर बहुत अच्छा लगता है, घर में बैठना। मेरा सवाल यही नेक्स्ट था कि इंट्रोवर्ट बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी जब बात करते हैं आपके बारे में, जब आपसे बात करना था, हमने दिल्ली भी बहुत सारे सीनियर्स को फ़ोन किए, यहाँ पे भी जो लोग पास्ट में आपके साथ कुछ थोड़े बहुत तो जुड़े हुए थे, बोलते कि यार प्रसून जी इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। नहीं, जिनके साथ घुल जाते हैं उनके साथ फिर घुल मिल ही जाते हैं, ये भी है। चूजी है। नहीं, चूजी नहीं है, आपको एक मेंटल कैनवास तो चाहिए। वक्त नहीं काट सकते हैं, ये एक फैक्ट है। कोई रहे वो, मतलब आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं आज की तारीख में, उसने चाहा, हमने इनकार कर दिया, हम नहीं बैठ सकते, वक्त नहीं काट सकते हैं। और हमारी ज़रूरतें बड़ी कम है, हमको लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें नहीं समझ में आता है। हमारी वाइफ सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थी, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करती थी, और जब हमारे बच्चे हुए तो हम दोनों ने तय किया कि एक ही आदमी नौकरी करेगा। उनकी गवर्नमेंट, माने क्लास 1 अफसर सुप्रीम कोर्ट में, कौन छोड़ता है नौकरी, आप कल्पना कीजिए। मतलब जिसमें सब कुछ तय है आगे का, कि भविष्य आपका तय, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला मैं लॉ की हुई तो मैं जनता की मदद करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी, और आप जर्नलिज्म करो। हम लोगों ने यही तय किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने क्लास 1 अफसर होकर नौकरी कोई छोड़ दे तो किसी को पचा ही नहीं, पूरी फैमिली में किसी को लगा क्या। हाँ, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे 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 करेंगे ये मतलब बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है कि ये मतलब आपको, हमको याद नहीं आ रहा उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, लेकिन हम चूंकि उस समय आज तक में थे, तो हमको मैसेज आया था, अरे वो नौकरी छोड़ रहे हैं आपकी वाइफ। हम बोले अब क्या कीजिएगा, बच्चों को पालना है तो छोड़ दिया जाए। आर्यन द्रविडियन, दो कल्चर इकट्ठा, क्योंकि ये बात जानने को भी मतलब अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को भी, कैसे हुआ ये हाउ, कैसे इकट्ठे हुए, क्या हुआ था, कहाँ मुलाकात हुई पहली? नागपुर में ही थे हम, पत्रकार थे और वो एडवोकेट थी। वहाँ लेबर कोर्ट में वो करना और महिलाओं के केस लेना, तो महिलाओं और लेबर के लिए वो काम करती थी, उनके लिए, जिसमें सबसे कम कमाई होती है, हम सोच सकते हैं उस पीरियड में भी। तो और हम लोग स्टोरी पे काम करते ही रहते हैं लगातार। वहाँ पे महाराष्ट्र में MIDC का इलाका है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, वहाँ पर कुछ वायलेंस वगैरह हुआ, मजदूरों को मारा गया। संयोग से एक कमेटी बनी, एक जर्नलिस्ट रहना चाहिए, एक महिलाओं की तरफ से भी कोई आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी मारी गई थी। हम लोग एक कमेटी में गए, फिर एक जगह एक महिला के साथ, किसी जैन महिला के साथ रेप हो गया था, तो उस कमेटी में भी हम लोग एक साथ रहे। तो एक आइडिया लेवल हमको लगा डेवलप हो रहा है, लेकिन कल्चरली बिल्कुल अलग थे। लेकिन हम लोग यूं भी डी क्लास रहे हैं, डी कास्ट रहे हैं शुरू से, तो ये भी चला गया, मैंने कल्चरल भी इस रूप में आ गया कि अब सवाल था कि एक तरफ बिहार का शख्स आ रहा है, दूसरी तरफ तमिलनाडु कोयम्बटूर की लड़की है जो नागपुर में मुलाकात है। एक मुश्किल तो होती है उनकी भी फैमिली में। किसने पहल की थी? नहीं, किसी ने पहल नहीं की थी, मतलब कोई पहल नहीं थी। और हमको जहाँ तक याद आ रहा है, गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व किया था। आखिरी शादी से पहले हम लोग लास्ट भी उसी आंदोलन में जुड़े थे। वहाँ पे मछली मारने से आदिवासियों को मना कर दिया गया। तुतला डो का इलाका था ये, लगभग नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ पर पेड़ से नहीं काट सकते हैं क्योंकि आदिवासी का जीवन जंगल में कैसे रहे। हाँ, तो हम लोग उसके लिए गए थे कि ये क्या मतलब है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है। तो उसी में प्रोसेस में होते होते हुआ कि यार सब हो ही रहा, तो हम लोग का कोई ऐसा विचार नहीं था, दोनों का विचार था कि काम ही अपना करना है ना। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने बात तो छेड़ी होगी ना पहले, ऐसे ऐसे तो साथ में काम तो बहुत लोग करते हैं, एक दूसरे को मालूम भी होगा कि कहीं एक दूसरे। होता क्या है, जब इस तरह से रहते हैं लोग सब, तो बाकी लोग सब मदद करते हैं कि यार आप लोग साथ साथ रहते हो तो साथ ही रह लो, इसमें क्या जाता है। साथ रहते हो इन द सेंस कि आप लोग हर कमेटी में आते हो, या आप अकेले रह रहे हो, आप अलग घर लेके रहते हो, ये इधर अपने दिन भर घूमती रहती है, इनके माँ बाप भी चिंता करते हैं, तो आप लोग साथ ही ले लो। तो
हम लोगों ने खुद ही कार्ड लिखा था कि हम लोग इस तारीख से तय कर रहे हैं कि एक साथ रहें, इस मौके पर आप लोग आएँ तो खुशी होगी। और यही कार्ड हमने अपने घर भी भेजा, दिल्ली में भी। तो फादर मदर हमारे आए थे। हमारे फादर बड़े खुले हैं इस मिजाज में, बड़े खुले थे, मतलब उनकी डेथ हो गई। वो बड़े खुले मिजाज के थे इसमें। मदर को ज़रूर रहता है कि इश्क कैसी शादी हो रही है, वहाँ से रजिस्ट्रार आएगा जो साइन करा लेगा, ना कुछ हो रहा है ना क्या हो रहा है। तो हमने नागपुर में शादी की तो उसमें तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एडवोकेट्स जो भी थे नागपुर शहर के, जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, सभी की मौजूदगी थी उस विवाह में, वही गवाह थे। और अच्छी बात यह थी कि शादी ऐसे पीरियड में हुई जब हम नौकरी नहीं कर रहे थे, तो क्या करना है पता नहीं था। नौकरी छूट गई थी, एक अखबार में जो काम करते थे, और क्या करना है पता नहीं था, सिवाय इसके कि अब दूसरी जगह नौकरी खोजें, उससे पहले शादी ही कर लो इस बीच में। प्रसून जी जिस तरह से अपने बारे में बता रहे कि वो पहले से कुछ अलग सोचते हैं, एक बनी हुई जो सिस्टम है उसके बाहर कुछ सोचते हैं, स्कूल या कॉलेज में भी कोई एक ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जिसमें मेरे हिसाब से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से सिनेमा भागते थे, फिल्म देखते थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले लोग थे हम लोग स्कूल के दौर से ही। और पटना का हमको याद है कि बहुत ही फिल्में देखना और फर्स्ट डे फर्स्ट शो भागना, इस स्थिति में रहते थे। उसके बाद कॉलेज में हमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन एक चीज़ और थी कि जहाँ तक स्थिति हमको याद आता है, हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस लिए थे तो हमारे दिमाग में सवाल बार बार गूंजता था, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, हम टीचरों को चैलेंज जरूर करते थे। ये हमारी प्रवृत्ति कॉलेज के दौर में आई। स्कूल के दौर में तो हमको फुर्सत ही नहीं थी फिल्म देखने से। तो अमिताभ बच्चन उस दौर के नायक थे। ये हाथ से ही वो लगता है कि वो हाथ तभी हो जाता होगा जब अंदर से बच्चन तो कभी नहीं, वो उस पीरियड के नायक थे। वो तो खैर वो थे, मेरे ख्याल से हर किसी के रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉलेज में आके हम टीचरों को चैलेंज करने लगे कि आप जो पढ़ाते हैं, हमको लगता है वो पढ़ाने से आगे सोचना चाहिए आपको। आप लोग सिर्फ किताब रट के आते हैं, तो उससे बेहतर हम पढ़ा सकते हैं। ये हमने चैलेंज बीएन कॉलेज में भी किया, पॉलिटिकल साइंस खुद पढ़ाने लगे। नागपुर आके मास कम्युनिकेशन जब शुरुआत हुई तो जो हेड था उसको भी हमने चैलेंज किया। मिस्टर सक्सेना है, अभी जीवित है वो नागपुर में। उनको भी याद है कि उन्होंने बोला आप ही आगे पढ़ा लीजिए। तो उनको आशा नहीं थी कि जिस स्टूडेंट को बोल रहे हैं आप ही आगे पढ़ा लीजिए तो आगे पढ़ाने लगेगा। और मैं बोला पूरा 45 मिनट की क्लास लूंगा और कोई बच्चा उठेगा नहीं, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। तो वो बाकी कुछ नहीं। अपनी कोई वीकनेस हो जो इम्प्रोवाइज करने के लिए आज की तारीख में भी आप कोशिश करते कि ये वीकनेस है मेरी? कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इसका मलाल रह गया है कि बिकने की स्थितियां हमेशा सामने हैं। आप खुद को अगर बेचना चाहे तो इस दौर की आपकी ज़रूरतें जो हैं, मान लीजिए क्या चाहिए, पता नहीं हमें क्या जीवन में चाहिए, एक अजीबोगरीब सवाल रहता है। किसी को भी क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन और किसी को कुछ चाहिए तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। सामने वाला हर कोई कहता है कि उसको लगता है कि प्रसून को या तो थ्रेट कर दो या फिर लालच दे दो। तो थ्रेट भी किया गया, लालच भी दिया गया। हमको नहीं समझ में आया, कोई मतलब नहीं। लालच तो हम जानते हैं कि लालच में सब बिक जाते हैं, देखा है। लेकिन थ्रेट भी मिली और कि आप गलत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ होना चाहिए। हमने बोला हम आपके और इसके साथ नहीं रहते, हम तो जनता के साथ रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। मीडिया हमको लगता है उसी लिए है, और ये मौजूदा दौर में भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज की मीडिया है, उस मीडिया में जिस तरह से बदलाव आए हैं, फास्ट हुआ है, खास करके सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत कम समय में इसका उत्तर चाहूँगा। और जिस तरह से दूसरा एक सवाल बहुत ही चला है, और आपने भी एक इंटरव्यू में यूट्यूब जो एक चैनल है उसके इंटरव्यू में भी बताया था कि प्रादेशिक जो न्यूज़ चैनल्स है उसका भी बहुत ही एक महत्व है इस देश में। नेशनल चैनल्स तो अपने नेशनल इश्यूज उठा दिए, लेकिन जो अलग अलग प्रदेशों में, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सब मिला के कहीं ना कहीं एक ऐसा पावर है, वो एक ताकत है जो कि बहुत सारे बदलाव भी ला सकती है।
सोशल मीडिया का भी एक इश्यू, जिस तरह से आपने बताया कि वो ठीक है, कहीं कंट्रोल नहीं है, उसका कोई डिजाइन नहीं हुआ है, तो अपने हिसाब से चलता रहता है। लेकिन इस सबको मिला के आपको आने वाले दिनों में जर्नलिज्म, जो पूरा वर्ल्ड है हमारा, वो कहाँ जाते हुए दिख रहा है? देखिए, पहले तो ये कि प्रादेशिक मीडिया जो है, इसकी जरूरत इसलिए कहीं ज्यादा है कि अब आपके पास नेशनल लीडर्स नहीं है। निकलेंगे तो रीजनल इलाकों से ही लीडर निकल कर आएंगे। दिल्ली की राजनीति करते हुए हिंदुस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर अगला नहीं बन सकता, है दिमाग में रखिएगा। स्ट्रीट का व्यक्ति इस देश में लीडरशिप होगा, स्टेट्समैन उस दिशा में जनता खोजने लगी है। प्रादेशिक स्थितियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में चीजें जो हैं अलग अलग राज्यों के जरिए जुड़कर बन रही है, और प्रादेशिक मीडिया अगर इन चीजों को ना समझेगा, क्योंकि जैसे मोदी ही निकलकर यहां से गए हैं, तो अब आप कल्पना कीजिए आने वाले वक्त में मोदी को वापस गुजरात भी देखना है, गुजरात को वापस इंडिया भी देखना है। तो मीडिया, जो गुजराती मीडिया है, क्या वो इस दृष्टि से सोच रहा है कि वो नेशनल मीडिया को प्रभावित कर सकता है? हम दिल्ली से आते हैं गुजरात में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी गुजरात के किसी चैनल से भी हमको फुटेज चाहिए क्या, या नहीं चाहिए क्या, या उसकी कोई स्टोरी चाहिए क्या, या उसकी स्टोरी से, ये स्थिति हर जगह आएगी। बिहार में भी हमने इलेक्शन के समय देखा था। तो उस मीडिया को कम से कम अपने आप को रीजनल नहीं सोचना चाहिए, उसका अप्रोच नेशनल लेवल पे होना चाहिए, तभी वो मीडिया सरवाइव कर पाएगा। रीजनल लेवल वाला मीडिया अगर ये सोचेगा वो डिस्ट्रिक्ट और पंचायत की खबर में ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, उसको पर्सपेक्टिव देना होगा। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति जो आप कह रहे हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, आने वाले वक्त में हम दो स्थिति देख रहे हैं। एक, कॉर्पोरेट का वर्चस्व मीडिया पे बढ़ेगा, पॉलिटिशियंस का प्रभाव मीडिया पे बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया, हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है। ऐसे में जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट अगर अपना विस्तार करेंगे, और कोई एडिटर्स अगर अच्छे आते हैं जो जर्नलिस्टों का विस्तार करें, तो फिर एक नए तरीके का कन्फ्रंटेशन शुरू होगा। एक तरफ पूंजी होगी, दूसरी तरफ साख होगी, और इसकी लड़ाई होनी है आने वाले वक्त में। अभी वही लड़ाई हो रही है। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पैसे में बहा हुआ है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए वायरल टेस्ट करना पड़ता है मेन स्ट्रीम मीडिया को, उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आने वाले वक्त में ये चीजें डाइल्यूट होंगी, और कंटेंट की लड़ाई जब शुरू होगी, जो अब धीरे धीरे 2019 से पहले ही आप देखेंगे, इस लड़ाई में एक तरफ पूंजी होगी, पैसा होगा, ताकत होगी, सब कुछ होगा। दूसरी तरफ वैसे लोग होंगे जो जर्नलिज्म करते हुए उसको थ्रेट करेंगे, और उसमें से चीजें निकल कर आएंगी। और हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आने वाले वक्त में इस देश की जनता चाहेगी कि मीडिया उसका हो। जो हम लोग, चाहे वो बीबीसी पैटर्न देखें, फॉक्स न्यूज देखें, या जो वर्ल्ड वाइड जो देख रहे हैं, क्योंकि आप कल्चरली अभी यूरोप हो ना हो, लेकिन ये जो पूंजी पर टिके हुए संस्थान होते हैं, उनका ग्रोथ जो है वो यूरोपियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल में ही हो रहा है। हम लोग चाहे सोचने लगते हैं अच्छा बीबीसी है, अच्छा CNN है, ये है। इसीलिए ये टकराव होना है हिंदुस्तान में, और जनता में से कोई पत्रकार भी खड़ा हो सकता है जो जनता से कहेगा कि हमें चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे पर खड़े हुए चैनल और अखबार को पॉलिटिकल पार्टी दबा नहीं सकती है। कॉर्पोरेट के पैसे पर खड़े हुए उसको दबा सकती है, जो दबा रही है मान लीजिए, लेकिन जनता का पैसा रहेगा, दबा ही नहीं सकती है, क्योंकि आखिर में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी उसी एक वोट पे जाकर टिक जाती है। थैंक यू वेरी मच पुण्य प्रसून जी हमसे बात करने के लिए। दर्शक મિત્રો, આથી ખાસ વાત પુણ્ય પ્રસૂન વાજપેયી સાથેની। મેં શરૂઆતમાં જ કીધું તે પ્રમાણે એક અલગ જ વ્યક્તિત્વ, કારણ કે પોતાના વિચારોથી એમણે આ દુનિયામાં જે સ્થાન બનાવ્યું છે, આજની તારીખમાં પણ કરોડો ચાહકો તેમના શોના, તેમના વ્યક્તિત્વના અને તેમના પત્રકારિતાના છે। અંતમાં જે તેમણે વાત કરી તે ખૂબ જ સૂચક કે આવનારા દિવસોમાં એવું મીડિયા હોઈ શકે કે જનતા દ્વારા શરૂ થયેલું મીડિયા, પ્રાદેશિક મીડિયાનું પણ મહત્વ સમગ્ર દેશમાં એટલું જ મહત્વ હોય છે। પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ, પોતાને જે ઈચ્છા આવે છે તે જ કરે છે। ટીઆરપીની દોડમાં ભાગવાને બદલે ખરેખર એક ન્યૂઝ ચેનલ પર શું હોવું જોઈએ, એક સામયિકમાં શું હોવું જોઈએ, એક વર્તમાનપત્રમાં શું હોવું જોઈએ, તેની બિલકુલ ચોકસાઈપૂર્વક ધ્યાન રાખીને પોતાની કરિયરની અંદર પોતે પોતાનું ધાર્યું જ કર્યું છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક્સ અગેન।
નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।